हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा लास्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उसकी डायरेक्शंस वगैरह, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक था, करंट एलिमेंट। ठीक है, उस करंट एलिमेंट का डिस्कस जो हमने किया था वो कहाँ यूज होगा, हम उसके बात करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलॉम्स लॉ था, कूलॉम्स लॉ, सेम ऐसे ही इस मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है, जो यूनिट है, इस मैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के अंदर क्या बेटा, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो वो सेम वही उसी का एनालॉग है, मींस उसका रूप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। इसको बोलते हैं बायोट, साइंटिस्ट का नाम है सावर्ट्स लॉ। तो जो एक्सपेरिमेंटल जो इफेक्ट हुए थे, एक्सपेरिमेंटल जो किए गए थे, वायर में करंट छोड़ा था, आसपास मैग्नेटिक निडल रखी थी, तो उसमें करंट बढ़ने से, घटने से, डायरेक्शन रिवर्स करने से निडल पे क्या इफेक्ट हुआ था, उसे एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट से इस बायोट-सावर्ट्स ने क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकाले किसी भी एक वायर से। ठीक है, एक वायर लिया, एक कंडक्टर लिया, उस वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। और ये बात आपको समझाई थी, उस वायर के ऊपर कोई फील्ड नहीं होती है, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उस वायर के, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ है बेटा, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया, क्या किया उसने कि कैसे मान लो हम एलिमेंटिक स्ट्रेट वायर से कर सकते हैं, सर्कुलर वायर से कर सकते हैं। तो हम जनरल एक वायर लेते हैं, ठीक है, ना तो पर्टिकुलर स्ट्रेट लेना है ना उसको सर्कुलर लेना है। तो ऐसे एक ऐसे बना दो कोई भी कंपोनेंट जिसमें सर्कुलर पोर्शन भी है, सर्कुलर पोर्शन भी है, कुछ स्ट्रेट पोर्शन भी है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमने ले लिया, एक कंडक्टर हमने ले लिया, एक वायर हमने ले लिया, इसमें करंट फ्लो है आई। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे, मुझे निकालना है, मान लो यहां निकालना है, जहां निकालना है उस पॉइंट को क्या हम दे दो, P। ठीक है, चलो दूसरी बात, अब यहां से अब जो P पॉइंट है, सबसे पहले क्या मान लो, छोटा सा एक एलिमेंट, इस P से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। इस डिस्टेंस का नाम दे देते हैं R। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर? ठीक है, यहां एक छोटा सा, इस पूरी लेंथ कितनी भी इनफाइनाइट हो सकती है, इसका छोटा सा कंपोनेंट ले लो, जो समझाया मैंने, करंट एलिमेंट ले लो। तो ये छोटा सा एक एलिमेंट हमने ले लिया, ये वाला। ठीक है, जो करंट एलिमेंट क्या कहलाएगा, IDL वेक्टर। ठीक है, ये छोटा सा एक एलिमेंट है जिसका नाम देना चाहोगे, नाम हो गया AB। क्लियर? तो ये कंपोनेंट है, छोटा सा एक एलिमेंट है इसका, DL जिसकी लेंथ कह सकते हो। IDL क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट। याद रखना, IDL दोनों मिलकर क्या बनते हैं, करंट एक एलिमेंट बनाते हैं। तो ये एक करंट का एलिमेंट ले लिया, उस करंट एलिमेंट से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P के लिए। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई, आप जनरल केस मान सकते हो, तो आप एक जनरल केस बना सकते हो इसको। ठीक है, तो हम जनरल मान लेते हैं, जनरल केस इसको ऐसे काम कर देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हमें क्या तो पता ही नहीं है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या काम करें, किसी भी एक पॉइंट पे ये पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे ये पॉइंट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और इस एलिमेंट का एक एंगल मान लेते हैं हम, ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा एंगल। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इस मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट P पे कैसे कैलकुलेट होगी डिस्टेंस, वो यार मान लेना। क्लियर? तो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो निकाला हमने कि छोटे से एलिमेंट के कारण, इसके कारण निकालेंगे। तो छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोटल तो भी होती है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, dB। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या लिया हमने, IDL। वेक्टर था, ध्यान रखो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, चलो तो ये क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज dB।
ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा करंट पे। जितना ज्यादा करंट फ्लो करता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ओरस्टेड ने बताई थी बात एक्सपेरिमेंटली। तो नंबर 1 डीबी डिपेंड करेगा कि हमने कितना कंपोनेंट लिया है। कंपोनेंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डीएल। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा होता है, sin थीटा। नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इस एलिमेंट से पॉइंट पी की, यानी कंडक्टर से पॉइंट पी की जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम आएगी। इस ये मैग्नेटिक फील्ड भी कूलम्ब्स लॉ की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मींस इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ क्या था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, एक सेकंड। तो बेटा इन सभी कंपोनेंट को क्या कर दो, कंबाइन कर दे। सभी कंपोनेंट को कंबाइन करेंगे तो डीबी जो बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू दिस इज आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाओगे कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट के है मान लो, तो के आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे की जो हमारे पास है वे कीज क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इन एसआई सिस्टम अब देखना सेम वही काम होगा जो किसके अंदर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था कूलम्ब्स लॉ में। इन एसआई सिस्टम जो के की वैल्यू यहाँ पे है वह कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई, इसको म्यू नॉट कहेंगे। जीरो है तो जीरो किसका सिंबल था वहां पे, वहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल था एप्सिलॉन नॉट। यहाँ म्यू नॉट किसका होगा, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड देयर इज नो मीडियम। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये क्या होगा बेटा, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7 यूनिट आप निकाल सकते हो इसके मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ म्यू नॉट अकेला क्या है, वे है म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कह सकते हो या वैक्यूम कह सकते हो। जिस म्यू नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। अकेले म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी हो तो ये बन जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। यूनिट निकालनी हो तो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से के यूनिट क्या बनेगी, डीबी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ला इंटू मीटर्स पे, 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो टेस्ला इंटू मीटर और डिवाइड बाय क्या जाएगा बेटा, एम्पियर। तो टेस्ला मीटर डिवाइड बाय एम्पियर ये इसकी यूनिट बनेगी, टेस्ला मीटर और पर एम्पियर। ठीक है, पर एम्पियर ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, और इसकी भी ये आएगी क्योंकि 4 पाई यूनिट होती नहीं है, तो ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आप नोट कर पाए इसको बेटा, कूलम्ब्स लॉ में यही तो था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। के आया था, के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम बात होगी, एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम है, एप्सिलॉन था तो मीडियम था। सेम ऐसे ही म्यू होगा तो मीडियम होगा, म्यू नॉट है तो स्पेस यानी कि
फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम होगा, देयर इज नो मीडियम। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 6 and 5 फ्रॉम 5 and 6 dB जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, के हो गया म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, दिस इज आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आगे डीबी, इक्वेशन नंबर 7। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ये वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, बाहर देखना पड़ेगा इनफाइनाइट है कहाँ है, पी पॉइंट के लिए कितना एंगल बना रहे हैं वो सब पे डिपेंड करेगा। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ओनली कॉन्सेप्ट बताता है, ओनली ये मेथड बताता है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पी पे एक स्मॉल एलिमेंट के कारण जो ये। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सबसे अलग बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप जितने भी क्वेश्चन निकालोगे, जितने भी डेरिवेशन निकालोगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तभी मैंने कंप्लीट एक लेक्चर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिया। तो अब इसके आपको डायरेक्शन बतानी है, यानी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा पहले तो, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म ये क्या बन जाएगा, डीबी वेक्टर, क्या लिख सकता हूं बेटा इसको मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। ठीक, आई डी एल क्रॉस आर, ये हो गया साइन थीटा के कंपोनेंट, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा आर क्यूब और इनटू एन कैप, इनटू एन कैप। ये सब मिटा रहा हूं सारा बेटा। अब आप कोई सी एन कैप क्या है यहाँ पे, ये आइडियल क्रॉस आर कहां से लिया है, आप इसको कर सकते हो ओपन। पहले बात तो वेयर एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर gives the direction of, gives the डायरेक्शन ऑफ, किसके लिए है ये, डीबी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और कहां है, किधर होगी, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे इन दोनों साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, कोस थीटा हटाने के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा जिस तरह आप क्या करते हो, आई क्रॉस जे करते हो, तो आई क्रॉस जे करने से क्या होता है, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा हमेशा, यानी किन्हीं भी दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जो हो सकता है आपस में परपेंडिकुलर हो और हो सकता है एक प्लेन में हो, तो इन दोनों का आंसर हमेशा जो आएगा वो कभी भी इन दोनों के प्लेन में नहीं होगा। अगर ये एक्स वाई में है तो हमेशा इसका आंसर जेड होगा। ठीक है, कुछ भी हो जाइए। तो ये बात याद रखें कि इन दोनों का टॉर्क जो कॉन्सेप्ट आया था, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क था, उस टाइम आपको मैंने खूब डायरेक्शन उसके समझाई थी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वैसे आप याद रखो कि जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है वो मे भी आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और मे भी एक प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो कभी भी इनके प्लेन में नहीं होगा। जिस तरह से आई क्रॉस जे किया आएगा, कभी भी के आई और जे में नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन is perpendicular to plane containing, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ये लिखनी है हमेशा, प्लेन कंटेनिंग क्या क्या, आई डी एल एंड आर, हमेशा आइडियल करंट एलिमेंट और आर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन हमेशा इसकी। और अगर निकालनी हो तो मैं डायग्राम मिटा दी मैंने, ये करंट था इधर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ये डिस्टेंस आर मानी थी हमने इस पॉइंट पी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कल राइट हैंड रूल आपको बताया था। तो कैसे होगी, तो ये वायर हमारा है, ऐसे वायर हो गया,
अंगूठा क्या हो गया, अब वायर कैसा स्ट्रेट, तो थंब क्या बनेगा, करंट, करंट हो गया थंब। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, यहाँ से एंटर करेंगी, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ से बाहर आएंगी। तो यहाँ राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या करिए, एंटर इसके अंदर जा रही है, तो अंदर का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। अगर इधर होता तो क्या होती, आउटवर्ड। तो उसी डायग्राम में आप एक काम करना, ये भी दिखाना है ऐसे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, एंड विच इज या इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एलिमेंट एंड आर एंड विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड। वो इनवर्ड है, ये कंफर्म इनवर्ड होगी। और ये सब का रिजल्ट हो गया, देखो ये तो सब में लिखना आपको कि जिस पर आप क्रॉस प्रोडक्ट हो, जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, उसमें आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और ये डायरेक्शन हम रूल से समझा देंगे उसको। ठीक है, तो हो गया बेटा। अच्छा, अब बात ये सर आप ऐसे क्यों लिख दिया, क्यूब क्यों लिख दिया, कूलम्ब्स लॉ थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, ये तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब आप इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करोगे, आई डी एल क्रॉस आर, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये कहलाएगा आई डी एल, यानी कि डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसके साथ क्या जाएगा उसका एन कैप इंटू एन कैप है। ठीक है, डिवाइड नहीं है, ये एन कैप इंटू में एन कैप। तो ये हमारे पास होगा आइडियल क्रॉस आर को जब हटाते हो तो एन कैप ऐसे है यहाँ पे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना लिखना है। ठीक है, तो जब अब क्या देखो अगर आप इसमें, तो ये क्या बनेगा, आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या हो गया एन कैप डिवाइड बाय क्या है आर क्यूब। तो आप करो देखो, आई डी एल आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो बस एक ये। ठीक है, तो मैंने इसको जो लिखा था ये वो ये है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बायोट-सावर्ट्स लॉ कंप्लीट। अब पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना आ गया। मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में होता है आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, एन कैप उसकी डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। सावर्ट्स लॉ, SAV। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी, मैग्नेटिक फील्ड at any point due to a thin straight current carrying वायर कह सकते हो, कंडक्टर कह सकते हो। कंडक्टर स्ट्रेट होना चाहिए, पहली कंडीशन है। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी किसी भी एक स्ट्रेट वायर के कारण जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो देखो कैसे, अब ये भी वही क्वेश्चन है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने चार्ज यहाँ पे लिखा था, याद होगा ना, यहाँ चार्ज रखा था, एक लीनियर चार्ज वायर था। ये चार्ज वायर के कारण किसी भी पॉइंट पी पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये वायर फाइनाइट भी हो सकती है लेंथ, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ये इसके मिड पॉइंट पे हो सकता है, इसके एंड पे भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये एक स्ट्रेट वायर के कारण। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वायर का जो कॉन्सेप्ट था, उस पे चार्ज वायर था, लीनियर चार्ज वायर था।
तो ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे। देखो सब वायर ऐसे रख दो, चाहे ऐसे रख दो। तो जैसे ये एक वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर इसमें करंट कितना है आई। किसी भी पॉइंट पे मुझे निकालना, मालूम पॉइंट बीच मत मारना क्योंकि जनरल क्वेश्चन होता है। ये पॉइंट पी हमने मान लिया यहाँ, ये पॉइंट पी, ठीक है बेटा। हमें इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और उसमें दे क्या रखा वो ध्यान रखना, इसमें इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए, करंट दे रखा है आई, ये मे बी इनफाइनाइट लेंथ, मे बी फाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो कैसे क्या निकालोगे आप, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दो एंड कर लेते, एक एंड ये, एक एंड ये, इसका नाम यहाँ, इसका नाम देते हैं ये ए हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दिख रहा है भूमिका से डार्क कर दिया मैंने। ये ऐसा कुछ नहीं है डार्क तो मेरे डार्क को नहीं, ये वायर है पूरा एक ही वायर है ये, मैंने तो कभी दिखे नहीं ना, क्योंकि रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 11:30, रात के 11:30 बज रहे हैं। आपको हंसी आ रही होगी, क्या करें, कोई नहीं, दिन में गर्मी लगती है। पिछले लोग बोले सर आप कूलर चलाते हो, बेटा एसी कहाँ लगा ले सारे घर में, है ना, तो क्या करें, रात को पढ़ाएंगे। तो ए बी स्ट्रेट वायर हो गया, जिसकी लेंथ मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट, ठीक है। हम एक बार इसके लेंथ को फाइनाइट लेके चल पड़ते हैं, इसके दोनों एंड का हमें पता है। तो एक काम करते हैं, हम यहां से इसका ये पता भी लेंथ, तो हम एंगल सबटेंड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये जो नीचे वाला जो एंड है, ये एंड जो इसके ऊपर एंगल बना रहा है पी पे, इस एंगल को मान लेता हूं मैं φ1, और ऊपर वाला जो एंड, ये जो वाला एंगल बना रहा है, इस एंगल को मान लेता हूं मैं φ2। दिस इज φ1, दिस इज φ2। तो दोनों एंड पी पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं φ1 और φ2, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हमेशा, करंट एलिमेंट। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लो कहीं भी, तो एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट मान लिया, ये वाला, ठीक है। ए बी था तो पी क्यू नाम दे दो उसको, पी भी हो गया तो एम एन नाम दे देते हैं, ठीक है। जो एक करंट एलिमेंट हो गया आई डी एल। अब हमें यहां से भी डिस्टेंस करनी पड़ेगी, जो हम आर मानते हैं डिस्टेंस। तो भाई इससे पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये आर होगी। अब इस आर के लिए भी एक एंगल मान लो, ये एंगल तो पूरा कितना था φ2, आर के लिए भी एक एंगल मान लो, ये एंगल, इसके साथ इस एंगल को नाम देते हैं थीटा, ठीक है। और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, ठीक है बेटा। ये एंगल आपको पता है 90 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 है। तो ये डायग्राम इसके अंदर है, इसमें क्या क्या गिवन है, ओनली हमारे पास गिवन है एक वायर जिसमें करंट है आई, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, और इस वायर के जो एंगल बन रहा है, वायर के कारण एक एंगल बन रहा है पॉइंट पी पे, वो φ1 और φ1 एंड φ2, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल गिवन है, हमारे पास करंट गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, यूनिट में हमें निकालना है आंसर। अब हमें ना तो आर पता, ठीक है, एक डिस्टेंस और माननी पड़ेगी, ये जो करंट एलिमेंट था और यहां तक की एक लेंथ और मान लेता हूं मैं, इस लेंथ को मान लेता हूं एल। ये सब सपोज करके बस ओनली एल सपोज के, आर सपोज के है, गिवन ओनली क्या है ए, ठीक है, गिवन है ए हमारे पास, और हमारा जो आंसर आएगा वो सभी लेटर्स को मैं इनमें डाल देता हूं ब्लैक पेन से। ये φ1 एंगल हो गया और ये φ2 एंगल हो गया, ठीक है बेटा। तो हमारे पास बस ये दो एंगल हैं और हमारे पास ये करंट है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और कुछ नहीं है, हमारा आंसर इसी क्रम में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है,
बताओ क्या था बेटा, वी नो डीबी जो फॉर्मूला होता है वो क्या था बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल साइन। अब एंगल कौन सा था ये ध्यान रखें, एंगल कौन सा था वहां पे, वो एंगल था डीएल का और आर के बीच में। तो डीएल और आर, आईडीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। कितना एंगल है, अल्फा। आप इसको कर सकते हो, अब इसको थीटा मान सकते हो, सर आप थीटा बता रहे थे, अब थीटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। लेकिन रटने वाली बात होगी कि उसमें थीटा लिखो, यहाँ में थीटा लिखो, तो थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगा कि अल्फा कहाँ था, थीटा कहाँ था, थोड़ी याद रखिए आप। तो जो अल्फा एंगल था वो आईडीएल करंट एलिमेंट में और आर उसके बीच में एंगल था, ठीक है। वहां जो थीटा लिखा था आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल क्रॉस आर, तो थीटा एंगल था वो करंट एलिमेंट में और आर में था, यह एंगल क्या है, अल्फा है हमारे पास, ठीक है। तो आईडीएल साइन अल्फा और डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या है, आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये बात आपको पता है, यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा किसके इक्वल है, 90 के। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। तो यहां से जो अल्फा आएगा वो अल्फा क्या बन जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो ये फ्यूजन का फॉर्मूला ये जो बन जाएगा हमारे पास dB, तो ये dB क्या हो जाएगा, dB आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कोस थीटा एंड डिवाइड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। नंबर 7। अब वही बात सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, हमें तो एंगल गिवन है, एंगल गिवन है फाई 1 से फाई 2, ठीक है। तो हम उसको इंटीग्रेट करके फाई 1 और फाई 2 की टर्म यानी कि एंगल का ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब एंगल जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए याद होगा, जैसे हमारे पास अब इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं x का, तो हमेशा उसके साथ क्या होना चाहिए, dx। अब इंटीग्रेशन करना है कोस थीटा का, तो अगर कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो याद रखो हमेशा उसके साथ क्या होना चाहिए, कोस थीटा, साथ में आएगा डी थीटा। तो डी थीटा तो है ही नहीं, तो हमारा जो सारा जो काम होगा वो डी थीटा निकालने का होगा, ठीक है। अब ना तो हमारे पास डीएल की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं गिवन है, एल डीएल नहीं पता हमें बस ओनली क्या पता है, ए पता है। तो एल को भी हटाओ, डीएल भी हटाओ, आर भी हटाओ, सब हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो कैसे क्या हटाएंगे, सेम वो कहो, एक साइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक लेके बैठना जब क्वेश्चन करो तब, जो करवा रखा है उसको, और एक साइड ये बहुत जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं आर की कर लेते हैं। हम आर को हटाना चाहते हैं, आर को एक ही टर्म में लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल ले लो आप। तो इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल का नाम आप दे सकते हो, इसका नाम ओ लिख देता हूं मैं, इसका नाम एम एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर कर देता हूं उसको मैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी जो निकालना है, क्या निकालना है, आर, तो आर बाई ए कर दो सीधा सा। तो भाई देखना इस ट्रायंगल से क्या क्या है, अल्फा की टर्म में निकाला, थीटा की टर्म में, थीटा की टर्म में निकाला, देखो थीटा गिवन है, बताओ क्या बनेगा। तो इस थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो भाई क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या बनेगा, 1 बाई कोस थीटा, क्या बनेगा, 1 बाई कोस थीटा। और 1 बाई कोस थीटा को क्या कहते हो, सीकेंट थीटा, है ना। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा। r की वैल्यू आ गई थीटा की टर्म में, क्लियर। अब ऐसे ही आपको l भी हटाना है, l से dl लाना है हमें, करो भाई ऐसे ही, इसी ट्रायंगल से ही एंड क्या निकालना है, l डिवाइड बाय a कर दो, l डिवाइड बाय a, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहां से l कितना आया,
L इज इक्वल टू A ऑफ tan थीटा। इक्वेशन आ गई नंबर 4। अब हमें L तो नहीं करना, हमें DL करना है। तो आप क्या काम करो, इसका काम करो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। आप इसको नोट करें पहले सारे को। और ब्राइटनेस कम लग रही मेरे को, ठीक है। चलो कर लिया नोट। चलो आगे देखो इसमें। अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करो, हटाओ ऊपर से, मिटा दो उसको बेटा में। सब कुछ यहां पुट करना इक्वेशन सेकंड में। तो भाई क्या आएगा ये, dl बाई डी थीटा, dl डिवाइड बाई डी थीटा। एक कांस्टेंट है, गिवन है, चेंज नहीं हो सकता। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा। तो dl यहां से क्या आएगा, और dl इज इक्वल टू बन जाएगा a secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब आप क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 एंड 2 2 3 5 से सब की वैल्यू पुट कर दो बेटा। पुट या फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ डीबी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। डीएल की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इनटू क्या है कोस थीटा, इनटू क्या है कोस थीटा, एंड डिवाइड बाय क्या है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया। काट दो भाई, ए से तो ए कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इनटू ये कैंसिल कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा, और डिवाइड बाय क्या है ए। ये बच गया हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई नंबर 6। नोट आपने कर लिया होगा सारा नीचे का। तो ये जो सारा हमने जो सब कुछ नीचे जो किया था, ये अब देखो सब कुछ आ गया ना, डी थीटा साथ आ गया। तो सब कुछ जो किया था वो के लिए डी थीटा के लिए किया था, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीट वायर के काम, कंप्लीट वायर के काम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, ड्यू टू होल वायर, पूरे के काम। तो क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। कहां से कहां करना है, लोअर इससे नीचे जो हमने पॉइंट लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, इससे नीचे एंगल क्या है फाई 1, इससे ऊपर एंगल क्या है फाई 2। नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव, ऊपर वाला क्या लेते हैं पॉजिटिव। आपको ध्यान होगा हमने इसको ऐसे करा था, ये वाला तो इधर नेगेटिव लिखा था, इधर पॉजिटिव लिखा था। लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लोअर वाला नेगेटिव, अपर वाला पॉजिटिव। उसका जो इंटीग्रेशन लेंगे बेटा वो क्या होगा, याद होगा ना, क्या होगा, दिस इज माइनस फाई 1 से फाई 2, ठीक है, माइनस फाई 1 से फाई 2, ये इसकी लिमिट होगी। अब इंटीग्रेट कर दो, तो डीबी का तो हो जाएगा बी, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट करना होता है हमें, ठीक है। इसको इक्वेशन 7 म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज आई डिवाइड बाई ए
कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट पुट करोगे -φ1 से φ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a साइन थीटा, थीटा की जगह φ2 अपर लिमिट, तो साइन φ2 माइनस साइन थीटा की जगह -φ1, और साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B, यह आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a इनटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। आपका ये आंसर सेम उसमें वो कब आया था, वहां लिखा था k लेमडा डिवाइड बाई r, k लेमडा डिवाइड बाई r इनटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। देख लेने से आपको शक हो तो बिल्कुल ऐसे कैसे है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में था, चार्ज डेंसिटी की टर्म में था। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई भी एक जनरल क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट हो सकता है, मे फाइनाइट हो सकता है, हम फाइनाइट लेके सोल्व करेंगे पहले कि एंगल पता है φ1 एंड φ2, डिस्टेंस पता है a, करंट पता है I, बस। तो अब इसमें ये बात बिल्कुल कान खोल के आंख खोल के सब कुछ ध्यान से देखें, I बाई a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आप वायर दिया मिलेगा हमेशा उस वायर से आप यहाँ जो डिस्टेंस लिखेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हो गया बेटा, क्वेश्चन मानेंगे इसको नंबर 8। अब करो उसके स्पेशल केसेस, इसके स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें केसेस, हम इसको फाइनाइट हुआ तो क्या होगा, इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, बीच में निकाले तो क्या होगा, हो गया। चलो देखो इसके स्पेशल केसेस देखो। Number 1, if wire of infinite length इनफाइनाइट हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है वो, और डायग्राम अगर बनाए तो कैसे हो जाएगा कि भाई हमारा ये एक वायर है ना, ये वायर जो है वो इनफाइनाइट वायर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे, ठीक है। और मुझे किसी भी एक पॉइंट पे, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि डिस्टेंस क्या है a है, ठीक है। कितनी होगी बेटा, तो आप देखो इस पॉइंट पहले यहाँ पे अगर हम डालेंगे इस एंड पे एंगल तो कितना है, ये φ2 एंगल है, तो ये φ2 हो जाता है, लेकिन ये आगे वो बढ़ता जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल ये कितना बन सकता है, ये इसके पैरेलल बन सकता है, ये और एंगल कितना बन जाएगा 90। तो जो φ2 एंगल हमारे यहाँ पे था वो कितना बन गया 90 π/2, ठीक है, π/2 कह सकते हो, 90 कह सकते हो, और ऐसे ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा φ1 ये भी 90 हो गया। तो इनफाइनाइट वायर के कारण दोनों एंगल इस पॉइंट P पे जो बनेंगे, दोनों के दोनों एंगल वो कितने बनेंगे 90 बनेंगे। तो क्या इसमें करंट है I, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, आप डायरेक्ट इसमें अगर आप उसको, अगर आपके पास एक डेरिवेशन आ जाए कि भाई इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे, B, इसका B बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे आप इसको, अगर आपको इसको करना पड़े इनफाइनाइट आ गया तो ये सब कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, और करो भी तो लास्ट में पुट कर देना दोनों एंगल की वैल्यू 90 90 बस, ठीक है। और अगर डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन करना चाहो तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, कहां से कहां, -π/2 से +π/2। तो आपको ये मिल जाएगा, जब कंप्लीट ड्राइव करोगे तो
म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज आई बाई ए, ये आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2I डिवाइड बाई A। अब आप इसको डायरेक्ट याद रखें कि कोई भी एक लॉन्ग वायर हुआ, इनफाइनाइट वायर हुआ, एक जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, यहां मत कर दिए वैसे, कभी साइन फाई 1 के जगह यहां माइनस पुट कर दो, माइनस पाई बाई 2 नहीं, ये माइनस पाई बाई 2 जब लिमिट पुट करते हैं तो वहां पुट करना होता है, एंगल तो 90 है, तो यहां अगर डायरेक्ट पुट करो तो यहां भी 90 और यहां भी 90, पाई बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है, लेकिन यहां 90 मत कर दियो, अभी लिख दो -90 to 90, नहीं, एंगल की यूनिट रेडियन में होती है, पाई में लिखना है उसको, -90 प्लस 90 मत कर देना, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्लियर आता है? ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का ही अगर एक एंड पे निकालना हो, अब इसको नोट करें पहले, अब ये डायग्राम मिटा रहा हूं, ये हमने कर चुके हैं, बाद में हटा दो इसको। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें, नंबर के सेकंड, केस सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वायर, उसके एक एंड पे अगर निकालना हो, एक एंड पे निकालना हो मींस कि भाई ये एक वायर हो गया, इसका मान लेता हूं कहीं कोई भी, जैसा मान लो 90 डिग्री उसका इनफाइनाइट, तो मान लो ये इनफाइनाइट है ऐसे लॉन्ग वायर इधर, ठीक है, और ये हिस्सा यहां से हमें पता है, तो यहां इस एंड पे मैं यहां निकालना चाहता हूं पॉइंट P पे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट, तो आपको पता है इधर का एंगल तो है ही नहीं, इधर का एंगल क्या बनेगा 0, जो फाई 1 आप ले लेते हैं, तो फाई 1 तो क्या बनेगा 0, और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा फाई 2, जो हम लेके चल रहे थे, आप फाई 2 मत देखना पेपर के अंदर, आपसे देखना फाई 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई बाई 2, तो डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, जो फॉर्मूला था हमारा इक्वेशन नंबर 8, वहां ए डिस्टेंस क्या थी हमारी ए, तो ए लिखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन थीटा, यानी साइन फाई 1, साइन फाई 1 क्या है 0, प्लस साइन फाई 2 क्या है पाई बाई 2, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, तो B इज इक्वल टू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, ये इसके एक एंड पे हो गया, ऊपर वाले इस एंड पे निकालते हैं तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट बनता है, तो ऊपर वाला एंगल 0 बन जाता है, फाई 2 0 होता है और फाई 1 90 होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नंबर 3, बिल्कुल मिडल पोर्शन पे होता है, फाइनाइट लेंथ है, मिडल पोर्शन पे होता है, वायर ऑफ finite length and magnetic field at bisector, बिल्कुल बीचों बीच, तो बिल्कुल बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम आपने बना दिया होगा, इसी डायग्राम मॉडिफाई करके चलिए बना देता हूं, ये एक वायर है, फाइनाइट है, नाम दे देता हूं मैं AP, बिल्कुल मिडल पोर्शन, ये डिस्टेंस क्या डिस्टेंस है A, ये जो एंगल बना है ये वाला भी, और ये जो एंगल बना है ये वाला भी, ये दोनों एंगल कितने होने चाहिए, बाइसेक्टर बराबर होगा, तो दोनों एंगल को फाई 1 भी फाई हो गया, और ये जो फाई 2 है ये भी फाई हो गया, दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है, और ये पॉइंट P हो गया जहां निकालना है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I बाई A, एंड दिस इज इक्वल टू साइन क्या, साइन क्या, दोनों एंगल बराबर हो गए, साइन फाई प्लस साइन फाई, कितना हो जाएगा
2 sin phi। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू आ जाएगा 2 sin phi। sin 2 phi मत कर देना, 2 sin phi कर देना। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट लेंथ का उस वायर का। ठीक है बेटा, ये हो गया केस थर्ड। क्लियर नोट। लास्ट केस, केस नंबर 4। वायर फाइनाइट हो, वायर इनफाइनाइट हो, अगर वायर के एक्सिस पे ही निकालना हो, वायर के ऊपर ही निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगा? नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of the wire। एक्सिस कौन? उसी वायर के ऊपर। तो जैसे मैं कहते ये वायर है, करंट है, ये सी पॉइंट, यही पॉइंट पी है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी है? पहली बात तो आर नहीं है, आर 0 है। दूसरी बात एंगल भी तो नहीं है, एंगल का बनना, एंगल नहीं बढ़ेगा, एंगल भी 0 हो जाएगा दोनों केसेस में यहाँ पे। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या हो गया बेटा? दिस इज अल्फा, जो एंगल था वो अल्फा या थीटा कोई भी, अल्फा एंगल क्या बनेगा? 0। तो जो डीबी हम जो निकालते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला हमारा। तो अल्फा की जगह क्या हो गया? 0। साइन 0 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो अल्फा भी 0 है, हम इसमें कह सकते हैं आर भी 0 है। ठीक है, अल्फा 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकते हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं इसमें? ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसमें। और इसमें वेक्टर फॉर्म लिखते हो आर, तो आइडियल क्रॉस आर, आर की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। ये प्रूफ भी करते हैं हमने कि कभी भी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, हमेशा उसके अराउंड होता है। ठीक है बेटा, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बायोट सावर्ट्स लॉ की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवाएंगे इसके एप्लीकेशन नहीं, पहले इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे स्ट्रेट वायर के। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो बेटा ये करें अच्छे से, और आप इसको जरूर कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो टॉपिक था, सेम उसी टॉपिक से जरूर कंपेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जरूर करें बेटा। थैंक यू।